Assalamu alaikum. Welcome to the class Marketing Management. We are discussing the second half of the chapter today. Now I look on the customer relationship management. That was the part of holistic marketing as well. So what is customer relationship management? It's the overall process of building and maintaining the profitable customer relationship by delivering superior customer value and satisfaction. So over here we have to build the profitable relationship with the customers. So customer के साथ relationship कैसे build होंगे? That is an important question. So we can maintain and build the profitable relationship with the customers by providing them or delivering them the superior customer value and satisfaction. The superior mean we have to provide more value than our competitor. आपको competitor के मुकाबले में ज़्यादा better value और satisfaction provide करनी होगी आपके customers को, ठीक है? If the customer is in consideration of alternative products, then he must have to choose your product. Why he is choosing your product? Because he thinks that the value getting from your product is better than the forgiving product or competitor product. तो अगर आपका कस्टमर आपके प्रोडक्ट को चूज़ करेगा एज कम्पेयर टू कंपेटिटर प्रोडक्ट, तभी वो आपके साथ प्रॉफिटेबल रिलेशनशिप बिल्ड कर सकता है. बिकॉज प्रॉफिटेबल इज नॉट फॉर द कंपनी ओनली. दिस प्रॉफिटेबिलिटी शुड बी डुअल एंड. मीन्स ये प्रॉफिट आपके कंपनी को भी होना चाहिए और आपके कस्टमर्स को भी होना चाहिए. कंपनी को प्रॉफिट होगा इन द फॉर्म ऑफ रेवेन्यूज और कस्टमर को बेनिफिट होगा इन द फॉर्म ऑफ वैल्यू एंड सेटिस्फैक्शन विच इज सुपीरियर देन द फॉरगिविंग प्रोडक्ट और द कंपेटिटर प्रोडक्ट. सो CRM का बड़े बेसिक टूल है कि CRM में आप एग्जिस्टिंग कस्टमर पे ज़्यादा फोकस करते हैं. क्यों ज़्यादा फोकस करते हैं? बिकॉज इट कॉस्ट 5 to 10 times मोर टू अट्रैक्ट अ न्यू कस्टमर देन इट डज टू कीप करंट कस्टमर सेटिस्फाइड. तो आप करंट कस्टमर को सेटिस्फाई करने पे आपकी कॉस्ट कम आती है और न्यू कस्टमर्स को अट्रैक्ट करने पे आपकी कॉस्ट 5 to 10 times ज़्यादा आती है. दैट्स वाई कंपनीज आर टारगेटिंग टू मेंटेन देयर करंट कस्टमर्स. बट स्टिल देयर आर सम चर्न रेट्स. चर्न रेट मीन्स कि आपके न्यू कस्टमर्स ऐड होते रहते हैं और कुछ पुराने कस्टमर्स आपको छोड़ के जाते रहते हैं. जो छोड़ के जाते हैं कस्टमर्स, जिनको हम चर्न रेट कहते हैं, तो कंपनीज अपने चर्न रेट को मिनिमाइज करना चाह रही होती है ताकि एग्जिस्टिंग कस्टमर जो है वो आपके साथ स्टिकी रहें, आपके प्रोडक्ट को परचेज करते रहें, आपके साथ लॉयल रहें. सो मार्केटर मस्ट बी कंसर्न विद द लाइफ टाइम वैल्यू ऑफ द कस्टमर्स. सो लाइफ टाइम वैल्यू के कॉन्सेप्ट को हम इन डिटेल डिस्कस करेंगे आगे आने वाले चैप्टर्स में. ब्रीफली मैं बता देता हूँ. लाइफ टाइम वैल्यू इज द टोटल परचेजेस फ्रॉम अ सिंगल कस्टमर इन इस होल लाइफ. तो एक कस्टमर अपनी पूरी लाइफ में आपकी कंपनी से कितनी प्रोडक्ट परचेज करेगा, उसकी करंट प्रेजेंट वैल्यू को हम लाइफ टाइम वैल्यू ऑफ दैट कस्टमर कहते हैं. ठीक है. तो मार्केटर जो है वो लाइफ टाइम वैल्यू पे फोकस करता है कि कौन सा कस्टमर हमसे कितनी ज़्यादा परचेजिंग कर रहा है और पूरी ज़िंदगी में वो कितनी ज़्यादा परचेजिंग करेगा, तो वो कस्टमर कितने मायने रखता है उसके लिए. दैट्स वाई दे आर फोकसिंग ऑन द एक्जिस्टिंग कस्टमर्स एंड दे आर ट्राइंग टू अट्रैक्ट द न्यू कस्टमर्स, बट बेसिक प्रायोरिटी इज टू रिटेन द एक्जिस्टिंग कस्टमर्स. Some key concepts are available in the customer relationship management: attracting and retaining and growing the customers. So customer value and satisfaction. Perception is the basic key. Whenever the customer is purchasing your product, they have some expected value. So वही expected value अगर consumption के बाद आने वाली actual value से meet करेगी या उससे exceed करेगी, तभी वो satisfied होगा. ठीक है. So it should be meeting or exceeding the expectations, create the satisfaction. Then loyalty and retention. So benefits of loyalty is there that it is increasing the overall customer lifetime value. तो अगर आपका कस्टमर हर बार आपकी प्रोडक्ट परचेज करने पे सेम वैल्यू जनरेट कर रहा है जितनी वो एक्सपेक्ट कर रहा था, तो लॉयल्टी जनरेट हो जाती है. वो बार बार आपकी प्रोडक्ट परचेज करता है और अगर उसे उससे ज़्यादा मिल रहा है तो ही इज़ डिलाइटेड. तो कंपनीज का बेसिक गोल डिलाइटेडनेस होना चाहिए कि कस्टमर्स को उनके एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा प्रोवाइड करें. एंड देन कस्टमर्स की जो शेयर ऑफ पॉकेट है उससे ज़्यादा शेयर लेना ज़रूरी है. देन ग्रोइंग शेयर ऑफ कस्टमर्स, कि कस्टमर टोटल सेलिंग जितनी भी कर रहा है उसमें से ज़्यादा प्रोडक्ट्स आपके परचेज करें. दिस इज नोन एज क्रॉस सेलिंग. मीन्स एक कस्टमर जो है वो अगर शैम्पू परचेज कर रहा है तो उसको कंडीशनर भी आप प्रोवाइड करें. तो दिस इज नोन एज क्रॉस सेलिंग, के उससे एसोसिएटेड प्रोडक्ट्स भी आप उनको प्रोवाइड कर रहे हो, वो आप ही की कंपनी की अल्टरनेटिव प्रोडक्ट्स भी यूज़ कर रहा हो. सेकेंड कॉन्सेप्ट है बिल्डिंग कस्टमर रिलेशनशिप एंड कस्टमर इक्विटी. तो द कस्टमर इक्विटी इज द टोटल कंबाइंड कस्टमर लाइफ टाइम वैल्यू ऑफ ऑल कस्टमर्स. हमने एक कस्टमर की लाइफ टाइम वैल्यू कैलकुलेट की, फिर उसको तमाम कस्टमर्स की लाइफ टाइम वैल्यू को जब हम एकमुलेट कर देते हैं, दिस इज नोन एज
combined customer equity. So that measures a firm's performance, but in the manner that looks to the future. तो आपकी कंपनी फ्यूचर में कितना ग्रो करेगी, ये असल में इसको डिनोट कर रहा होता है. जितनी ज़्यादा कस्टमर लाइफ टाइम वैल्यू होगी, इट मीन्स कि आपकी कस्टमर वर्थ उतनी ज़्यादा है, आपके लॉयल कस्टमर उतने ज़्यादा हैं, और आपकी फ्यूचर परफॉर्मेंस इसी से ही डिनोट हो रही होती है. देन कस्टमर रिलेशनशिप लेवल एंड टूल्स. टारगेट मार्केट टिपिकली डायरेक्ट टाइप ऑफ रिलेशनशिप. हमें यहाँ पर आइडेंटिफाई करना होता है कि आपको किस टाइप के रिलेशनशिप बिल्ड करने हैं. बेसिक रिलेशनशिप आना, फुल रिलेशनशिप. बिकॉज जिन कस्टमर्स की लाइफ टाइम वैल्यू ज़्यादा होती है, कंपनीज उनके साथ फुल रिलेशनशिप बिल्ड करती है. और जो कि ऑकेजनल कस्टमर्स होते हैं, जो कि स्विचर्स होते हैं, ब्रांड स्विचर्स होते हैं, उनके साथ बेसिक रिलेशनशिप बिल्ड किया जाता है. उस पर कंपनी इतना ज़्यादा फोकस नहीं करती, उतना ज़्यादा इन्वेस्ट नहीं करती. लेकिन जो परमानेंट कस्टमर्स होते हैं, उनके ऊपर ज़्यादा इन्वेस्ट कर रही होती है. कस्टमर लॉयल्टी एंड रिटेंशन प्रोग्राम्स. Customer loyalty and retention programs. So customer loyalty and retention programs. Companies are introducing different types of programs to retain their existing customers and enhance the loyalty of their customers. इसमें दो टाइप के प्रोग्राम्स को यहाँ पे डिस्कस किया. एडिंग दी फाइनेंशियल बेनिफिट्स. कंपनीज क्या करती हैं, फाइनेंशियल बेनिफिट्स अलॉट करती हैं कि वो कस्टमर्स जो कि हमारे लॉयल कस्टमर्स हैं, उनके लिए डिस्काउंट्स कार्ड ऑफर कर दिए जाते हैं. उनके लिए पॉइंट्स बना दिए जाते हैं कि अगर आप जितना ज़्यादा परचेजिंग करेंगे उतना ज़्यादा पॉइंट्स मिलेंगे, और उन पॉइंट्स को आप रिडीम कर सकते हैं विद एडिशनल डिस्काउंट्स और फ्री प्रोडक्ट्स. तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिस्काउंट्स भी ऑफर कर दिए जाते हैं, फ्लैट डिस्काउंट फॉर देयर एग्जिस्टिंग कस्टमर एंड अट्रैक्टिंग द न्यू कस्टमर्स. सम सोशल बेनिफिट्स आर आल्सो अलॉटेड विद दैट, कि आप अपने कस्टमर्स को सोशली इंडल्ज कर रहे होते हैं कि अगर आप हमारे प्रोडक्ट परचेज करेंगे तो हम आपके हर प्रोडक्ट के अगेंस्ट कुछ सोशल एक्टिविटीज़ परफॉर्म करेंगे. जैसे एरियल ने किया था कि आप हमारा एक खाली रैपर वापस करेंगे, उसके अगेंस्ट हम ₹1 या ₹2 जो है वो ईदी फाउंडेशन को देंगे. तो दीज आर सम सोशल बेनिफिट्स. तो आप जैसे जैसे जितनी ज़्यादा परचेजिंग करेंगे उतनी ज़्यादा आपके बिहाफ पर सोशल एक्टिविटीज़ जो है वो जनरेट कर दी जाती हैं. Now we'll look on the updating the 4 P's. अभी तक हमने मार्केटिंग मिक्स में 4 P's को डिस्कस किया था, प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस एंड प्रमोशन को. अब यहाँ पर कुछ मॉडर्न मार्केटिंग मैनेजमेंट 4 P's हैं. एक्सटेंडेड मार्केटिंग मिक्स भी कहा जाता है इनको. तो एक्स्ट्रा 4 P's ऐड किए गए हैं. दीज आर पीपल, प्रोसेस, प्रोग्राम एंड परफॉर्मेंस. सो प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस एंड प्रमोशन के बारे में तो आपको काफ़ी इन्फॉर्मेशन है. अब हम डिस्कस करते हैं मॉडर्न मार्केटिंग मैनेजमेंट 4 P's को. पीपल ओरिजिनली दी इंटरनल मार्केटिंग. हमने हॉलिस्टिक मार्केटिंग कॉन्सेप्ट में इंटरनल मार्केटिंग को डिस्कस किया अभी कि यू हैव टू टेक केयर ऑफ योर एम्प्लॉयज एज वेल, बिकॉज आपके सेटिस्फाइड एम्प्लॉयज ही सेटिस्फाइड कस्टमर जनरेट कर सकते हैं. तो द फैक्ट दैट एम्प्लॉयज आर क्रिटिकल टू द मार्केटिंग सक्सेस, यू हैव टू टेक केयर ऑफ द पीपल, जिसमें कंज्यूमर भी आ जाते हैं. सो इट इज़ ऑल्सो द फैक्ट दैट marketers must view consumer as people to understand their lives more broadly and not just as they shop for and consume product and services. तो जस्ट उनको एज ए कस्टमर डील नहीं करना, बल्कि एज ए ह्यूमन भी डील करना है. यू हैव टू टेक केयर ऑफ योर कस्टमर एज वेल एज. सो सोशल बेनिफिट्स इसमें यहाँ पर आ जाते हैं. सेकेंड हमारे पास है प्रोसेस. Process, it reflects all the creativity, discipline and structure brought to marketing management. तो वो तमाम प्रोसेस जिसके थ्रू आप वो तमाम मार्केटिंग एक्टिविटीज़ परफॉर्म कर रहे हैं, आप सेलिंग एक्टिविटीज़ परफॉर्म कर रहे हैं, आप प्रमोशनल एक्टिविटीज़ परफॉर्म कर रहे हैं, आप डिलीवरिंग एक्टिविटीज़ परफॉर्म कर रहे हैं. दीज आर ऑल द प्रोसेस. तो जितना स्मूथ प्रोसेस होगा उतना ही ज़्यादा बेनिफिशियल होगा कस्टमर्स के लिए. तो स्पेसिफिकली ई कॉमर्स में या एफ कॉमर्स में प्रोसेस बहुत ज़्यादा मैंने रखता है. तो जितना ईजी टू यूज़ अडॉप्टेबल प्रोसेस होगा उतने ज़्यादा सक्सेस रेट जो है वो इंक्रीज़ कर जाता है. प्रोग्राम, it reflects all the firm's consumer directed activities. Means regardless of the whether they are online or offline, traditional or non-traditional, these activities must be integrated such that their whole is greater than the sum of their parts. कि इंडिविजुअली आप जो भी ऑनलाइन ऑफलाइन एक्टिविटीज़ परफॉर्म कर रहे हैं, ट्रेडिशनल नॉन ट्रेडिशनल एक्टिविटीज़ परफॉर्म कर रहे हैं, आप इनको इंटीग्रेट करेंगे इन सच अ वे कि इनकी ओवरऑल परफॉर्मेंस बेटर हो जाए. ठीक है. तो आप प्रीवियसली जो हमने 4 P's डिस्कस किए हैं उनको हम कंबाइन करके इंटीग्रेट कर रहे होते हैं एक प्रोग्राम के थ्रू, ताकि इनकी इंटीग्रेटेड परफॉर्मेंस जो है वो इंडिविजुअल परफॉर्मेंस से बेटर हो. Now we have performance. We define performance as in holistic marketing to capture the range of possible outcomes, measure that
have financial and non-financial implications and implications beyond the company itself. तो आपके फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल इम्प्लीकेशंस, जिसमें हमारे पास फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल इम्प्लीकेशन में प्रॉफिटेबिलिटी आ जाती है, कस्टमर इक्विटी आ जाती है, ब्रांड इक्विटी आ जाती है, और इसके अलावा कुछ और जैसे सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को हमने डिस्कस किया, लीगल, एथिकल, कम्युनिटी रिलेटेड जो भी फैक्टर्स हैं उनको भी साथ में इंटीग्रेट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. सो ओवरऑल परफॉर्मेंस पे फोकस करना है. मार्केटिंग परफॉर्मेंस में सिर्फ फाइनेंशियल परफॉर्मेंस नहीं आएगी या नॉन फाइनेंशियल परफॉर्मेंस नहीं आएगी, बल्कि कम्युनिटी परफॉर्मेंस भी आ जाएगी, एथिकल परफॉर्मेंस भी आ जाएगी, लीगल परफॉर्मेंस भी आ जाएगी. तो ओवरऑल परफॉर्मेंस का एनहांस करना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. Now have a look on the different marketing challenges. इस न्यू एरा के अंदर कंपनीज को, मार्केटर्स को किस टाइप के चैलेंजेस फेस करना पड़ रही हैं, जिसमें रैपिड ग्लोबलाइजेशन है, सोशल इकोनॉमिक शिफ्ट्स हैं, मार्केट प्लेस चेंजेस हैं एंड मार्केटिंग डेवलपमेंट्स हैं, जिसको हम वन बाय वन डिस्कस करते हैं. टेक्नोलॉजिकल चेंजेस जो हैं वो बहुत ज़्यादा इफेक्ट कर रही हैं, लाइक एडवांसेस इन कंप्यूटर्स, टेलीकम्युनिकेशंस, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग एंड मेजर they are focusing on their database management. Database allow the customization of the product, messages and analysis of needs. तो big data का जो concept इंटरनेट के थ्रू डेवलप हुआ है, means companies are developing a lot of data based on their online interaction of customers. तो कंपनीज के बारे में, प्रोडक्ट के बारे में कस्टमर सर्च कर रहे होते हैं, आप प्रोडक्ट परचेज कर रहे होते हैं. पाकिस्तान के एग्जांपल लें तो दराज के ऊपर लोग परचेज कर रहे हैं, या कंपनी के अपने ऑफिशियल स्टोर पे परचेज कर रहे हैं. या इंडिया के एग्जांपल लें तो अमेजोन है या फ्लिपकार्ट है, वहाँ पर कस्टमर्स जो है परचेजिंग कर रहे होते हैं. दे हैव द डिटेल रिकॉर्ड ऑफ देयर कस्टमर्स. तो वो तमाम हिस्टोरिकल डाटा कंपनीज जो है वो एक्वायर कर रही होती हैं और आइडेंटिफाई करती हैं, उसको प्रोसेस करती हैं, चेक करती हैं कि किन चीज़ों की कस्टमर्स को कब ज़रूरत पड़ती है और किस टाइप का ट्रेंड जो है वो ज़्यादा इन है, कस्टमर्स को किन टाइप की चीज़ों की ज़्यादा ज़रूरत पड़ रही है और कस्टमर की नीड्स के अंदर किस टाइप की चेंजेस आ रही हैं. दे आर ऑल अबाउट दी कस्टमर इनसाइट्स. तो टेक्नोलॉजिकल, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, सोशल मीडिया, ई कॉमर्स, एफ कॉमर्स, ये तमाम की तमाम चीज़ें जो है वो टेक्नोलॉजिकल चेंजेस में आ जाती हैं. कस्टमर्स इटसेल्फ जो चेंजेस हैं, दे आर आल्सो अफेक्टिंग ऑन मार्केटिंग एक्टिविटीज़. सो सेलेक्टिव रिलेशनशिप मैनेजमेंट इज़ अ की. तो पहले मास मार्केटिंग होती थी, फिर कस्टमाइजेशन आ गई, फिर कस्टमराइजेशन आ गई, या वन टू वन मार्केटिंग आ गई. तो कंपनीज जो है वो वन टू वन मार्केटिंग पे फोकस कर रही हैं कि दे आर डायरेक्टली इंटरेक्टिंग विद देयर बायर्स. तो कंपनीज क्या कर रही हैं, दे आर ग्रोइंग द शेयर ऑफ कस्टमर्स, मीन टोटल पॉकेट के अंदर जितना भी एक कस्टमर अपनी पॉकेट से जितना भी परचेजिंग कर रहा है, तो वो कंपनी की कितनी प्रोडक्ट परचेज कर रहा है आपकी कंपनी की. तो हमने जैसे एग्जांपल क्रॉस सेलिंग की कि आप शैम्पू एक अगर कस्टमर परचेज कर रहा है तो आप कोशिश करते हैं कि वो कंडीशनर भी आप ही की कंपनी का परचेज करें. और कंपनीज जो है वो डायरेक्टली कस्टमर के साथ इंटरेक्ट कर रही हैं, या ऑनलाइन सेलिंग के अंदर, ई कॉमर्स के अंदर जो है वो बहुत ज़्यादा ईजी हो गया. कंपनीज कैन डायरेक्टली सेल देयर प्रोडक्ट टू द कस्टमर्स. मार्केटिंग पार्टनर्स, जिसमें हमारे पास इंटरमीडिएटरीज आ जाते हैं, सप्लाई चेन मेंबर्स आ जाते हैं, होलसेलर्स, रिटेलर्स, डिस्ट्रीब्यूटर्स और सप्लायर्स. So partner relationship management is very crucial over there. You are connecting inside the company and connecting with the outside partners. कि आप विद इन द कंपनी जो डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हैं उनके साथ भी आपको कोऑर्डिनेट करना होगा, और आउटसाइड द कंपनी जो आपके पार्टनर्स हैं, जिसमें सप्लाई चेन मैनेजमेंट आ जाती है, स्ट्रेटजिक अलायंसेस आ जाते हैं, पार्टनर रिलेशनशिप मैनेजमेंट आ जाती है, सप्लायर रिलेशनशिप मैनेजमेंट आ जाती है. तो ये तमाम चीज़ें जो है वो मार्केटिंग पार्टनर्स में आती हैं. तो कंपनीज को अब ज़्यादा ब्रॉडली इन चीज़ों पर फोकस करना पड़ता है. एंड विद द वर्ल्ड they have to focus on globalization. बाउंड्रीलेस जो स्ट्रीम ऑफ सेलिंग डेवलप हुई है विद द हेल्प ऑफ IoT और इंटरनेट के थ्रू, आप सोशल मीडिया के ऊपर सेलिंग कर रहे हैं, आप ई कॉमर्स के ऊपर सेलिंग कर रहे हैं, तो आपकी प्रोडक्ट सिर्फ एक स्पेसिफिक टेरिटरी नहीं बल्कि पूरी ग्लोब के अंदर अवेलेबल है. तो यू कैन सेल योर प्रोडक्ट विद द हेल्प ऑफ एनी ऑनलाइन चैनल. सो दिस ग्लोबलाइजेशन इज जनरेटिंग अ बिग कंपटीशन. प्रीवियसली आपके कंपटीशन में वही लोग थे जो आपके करीब करीब प्रोडक्ट सेल कर रहे थे, लेकिन अब ऑनलाइन बहुत सारी कंपनीज है जो आपकी जैसी प्रोडक्ट प्रोवाइड कर रही हैं, तो वो अपनी कंपटीशन है. इसके साथ साथ न्यू अपॉर्चुनिटीज़ भी है, बिकॉज आप भी डिफरेंट टेरिटरीज में अपने प्रोडक्ट को सेल कर सकते हैं. So greater concern for the environmental and social responsibility. You have to take care of this environment and you have to take care of the society as well. So social responsibility organizations की increase कर गई हैं with the help of IoT, because आप सोशली रिस्पॉन्सिबल होना आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया. आप सोशल मीडिया को यूटिलाइज कर रहे होते हैं विद द हेल्प ऑफ इंक्रीजिंग द नो हाउ अबाउट योर प्रोडक्ट एज वेल एज दी
सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी ये भी बनती है कि आप सोशल वेलफेयर के लिए वर्कआउट कर रहे होते हैं। इंक्रीज मार्केटिंग बाय नॉन प्रॉफिट एंड पब्लिक सेक्टर एंटिटीज। तो आप जो अभी हमने डिस्कस किया कि सोसाइटल सोशल मार्केटिंग कंपेन्स आप चला रहे होते हैं, आप एनवायरमेंटल बेनिफिट्स के ऊपर बात कर रहे होते हैं, आप एनवायरमेंटल पोल्यूशन पे बात कर रहे होते हैं, आप सोशल बेनिफिट्स पे बात कर रहे होते हैं कि आपकी प्रोडक्ट जो है वो सोशली हार्मफुल नहीं है। अगर आप अपनी प्रोडक्ट हमारी प्रोडक्ट कंज्यूम करते हैं दैट इज बेनिफिशियल फॉर द सोसाइटी एज अ होल। तो आप जो हमने परफॉर्मेंस की बात की थी कि ओवरऑल परफॉर्मेंस पे आपको फोकस करना होगा, ठीक है, सिर्फ फाइनेंशियल परफॉर्मेंस पे नहीं, या सिर्फ ब्रांड इक्विटी पे नहीं, या कस्टमर इक्विटी पे नहीं, बल्कि सोशल, एनवायरमेंटल, एथिकल, इन तमाम बेनिफिट्स के ऊपर भी फोकस करना होगा। दैट्स ऑल अबाउट टिल द पॉइंट। थैंक यू।